हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आपके ट्वेल्थ की आज क्लास स्टार्ट हो रही है। ट्वेल्थ की हम केमिस्ट्री आज करने वाले हैं। तो ये चैनल आपको क्या कराएगा, देखो सीबीएसई का कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जेई के साथ साथ हम क्वेश्चन करते चलेंगे, जेई मेंस के भी और जेई एडवांस के भी, क्योंकि आपको पता लग ही गया है कि अब आपको, है ना, ट्वेल्थ में आ गए हो। 11th में तो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन ट्वेल्थ में आने के बाद ये भी पता लग गया कि अगले साल तो स्कूल है ही नहीं, है ना। स्कूल तो ख़त्म, कॉलेज जाना है। कॉलेज, अच्छे कॉलेज जाने के लिए तो जेई तो देना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नोट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ के नए हैं, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप इस क्लास पीडीएफ की, इस क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी अपडेट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डीपीपी होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, मैं वहाँ पे ही डालूंगा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। इसका लेक्चर 1 है। और आपको पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर से भी क्या आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं। ठीक है, इतना आप मई में, अब आपके यूनिट टेस्ट भी होने वाले होंगे, तो सॉल्यूशन चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स आने हैं। ठीक है, 3 ही आपके न्यूमेरिकल चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। जो पहले 3 फिजिकल केमिस्ट्री के हैं वही आपके क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का पोर्शन है। तो बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है ना, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance। बे सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन पहली बात तो क्या होता है, मिक्सचर होता है। दूसरी बात, कैसा मिक्सचर है सर? होमोजीनियस। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं सॉल्यूशन मिक्सचर थोड़ी होता है। मिक्सचर तो उन्हें याद है भैया, सैंड और वाटर वाला ही क्या होता है, मिक्सचर होता है। लेकिन नहीं, सॉल्यूशन भी क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है बेटा सेम, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरे सॉल्यूशन में आपको एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने अब गर्मियाँ हैं, नींबू पानी पिए, है ना, गिलास में ऊपर से सिप मार लो या चम्मच से नीचे से निकाल लो, भैया टेस्ट तो सेम ही रहेगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा। वही हम क्या कहते हैं, वो होमोजीनियस है। क्या है होमोजीनियस? कितने? 2 या 2 से ज़्यादा। 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने नींबू पानी बनाया तो 2 से ज़्यादा थे उसमें, है ना, नींबू भी डाला, चीनी भी डाली, पानी भी डाला, नमक भी डाला, तो जो 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ थे, सब्सटेंसेस थे। और ये सब्सटेंसेस आपस में कैसे होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? जैसे आपने ये सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इसमें आपने क्या डाला, वाटर, और ऊपर से क्या ऐड की, शुगर। ऊपर से क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। तो ये शुगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। शुगर वाटर से रिएक्ट नहीं कर रही है, शुगर वाटर से रिएक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ से आप चाहे ऊपर से एक चम्मच निकाल लो या नीचे से निकाल लो, ये सारा का सारा मिक्सचर आपको एक जैसा ही लगेगा। ये सारा का सारा आपको कैसा लगेगा, एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो भैया सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक जो सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके बना होता है? जैसे अभी हमने बात की, शुगर और वाटर से मिलके बना हुआ है ना। तो बेसिकली सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। एक होता है सोल्यूट
और एक होता है सोलवेंट। ठीक है बेटा। अब सर नींबू पानी के जैसे हमने एग्जांपल लिया था, उसमें नमक भी था, चीनी भी थी, है ना, नींबू भी था, ये इसमें से सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है ना, समझ आ रहा होगा आपको। तो भाई पहली बात, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। हमारा जो सिलेबस कहता है, ठीक है ना, हमारा जो सिलेबस है उसमें जो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, हमारे सिलेबस में सोल्यूट कितने प्रेजेंट होंगे? एक ही सोल्यूट होगा, एक सोल्यूट होगा। सोलवेंट कितने होंगे? एक ही सोलवेंट होगा। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है, अभी आप अपने दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा आगे चलाने लग जाओगे, है ना, कि भैया इसमें नींबू पानी में कौन सा सोल्यूट था, कौन सा सोलवेंट था। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारा जो सिलेबस टिक रहेगा वो रहेगा एक सोल्यूट और एक सोलवेंट पे। और ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूट हो और एक ही सोलवेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सर क्या नींबू पानी में हमें नहीं पता चलेगा कौन सोल्यूट है कौन नहीं? सब पता चलेगा। ठीक है, और अभी अपने आप ही डिसाइड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, आप अपने आप निकालोगे कि किसमें क्या सोल्यूट है, क्योंकि हमें यही दो चीज़ें पहचाननी सीखनी है सबसे पहले तो भैया एक जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, कोई भी आप सॉल्यूशन बनाते हो उसके अंदर एक क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा, और एक क्या होगा यहाँ पे, सोलवेंट होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। जनरली जो आप कहोगे, है ना, वो क्या बोलोगे, सबने एक डेफिनेशन तो दे दी। सोल्यूट जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है ना, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सोलवेंट होता है। ऐसे ही बोलोगे ना, जो सर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है, सोल्यूट है, और जो ज़्यादा में प्रेजेंट है वो क्या है, सोलवेंट है। तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर मैं अब बात करता हूँ 60, ऐसे लिखते हैं, इन अ सिरप, इन अ सिरप 40 ग्राम शुगर is added in 20 ग्राम वाटर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको, क्या लिखा हुआ है। एक सिरप में 40 ग्राम शुगर ली और 20 ग्राम पानी में उसको डिजोल्व किया। जो आप जो डेफिनेशन देते हो, है ना, मैं नहीं दे रहा, जो आप डेफिनेशन देते हो कि सोल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, और सोलवेंट जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना। अब यहाँ पे शुगर, अब कॉमन सेंस लगाओ तो साफ साफ ये पता चल रहा है यार, शुगर ही हमारी क्या होगी, सोल्यूट होगा, है ना, शुगर ही हमारी क्या होगी, सोल्यूट होगा। तो शुगर क्या है, हमारा सोल्यूट है। बट सर हमारे वाले डेफिनेशन से तो जान ही रहा है, यहाँ पे शुगर कितनी प्रेजेंट है, 40 ग्राम। और अगर मैं सोलवेंट की बात करूँ, वो क्या दिख रहा है, पानी कितना है, 20 ग्राम। फिर ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में है भाई, ये तो सर ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। आप क्या गलत वलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं भाई? आपने पढ़ा हुआ है बेटा गलत, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं। इन जनरल हम बोल देते हैं सोल्यूट क्या है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बाद वाली डेफिनेशन क्या है, ये बाद वाली डेफिनेशन। एक्चुअली जो सोल्यूट और सोलवेंट जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, सोलवेंट जो होता है, हमेशा सोलवेंट को पहचानना सीखना। सोल्यूट तो बाकी जो बचा रह गया वो क्या है, आपका सोल्यूट ही है। सोलवेंट आपका डिसाइड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सोलवेंट डिसाइड्स नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा,
सॉल्यूशन का नेचर मतलब सर सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्यूशन सॉलिड होगा, या फिर सॉल्यूशन गैसियस होगा। मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा ये डिपेंड करता है मेरे सॉल्वेंट के ऊपर। अब सर यहाँ पे हमें कैसे पता चला, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हमने सिरप। बेटा बहुत सारे सिरप्स देखे होंगे आपने। सिरप क्या होता है? लिक्विड। सिरप क्या होता है? लिक्विड। शुगर क्या है हमारी? सॉलिड। और वाटर क्या है? लिक्विड। तो शुगर को वाटर में डालने से सिरप बना है। और सिरप का नेचर कैसा आया? लिक्विड। सिरप का नेचर, सिरप हमारा क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन का नेचर वही होगा बेटा जो जो सॉल्वेंट का होता है। अब अगर मेरा सिरप लिक्विड बना तो इन दोनों में से जो लिक्विड पार्ट था उसी का नेचर इसने लिया ना, तो मतलब वही क्या था? सॉल्वेंट था। तो वाटर क्या था यहाँ पे? सॉल्वेंट था। वाटर क्या था यहाँ पे? सॉल्वेंट था। मेरे को ऐसे पता लगा है, मैंने ये देख के नहीं देखा कि यार ये 20 ग्राम है, ये कम है तो ये सोल्यूट हो जाएगा, शुगर को क्या ले लें? सॉल्वेंट ले लें। क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस भी आपकी कह रही होगी यार ये चीज़ तो गलत सी लग रही है कि शुगर सॉल्वेंट हो जाएगा पानी में, है ना। अब दिमाग मतलब बबलिंग कर रहा होगा दिमाग, क्या क्या चल रहा है ये। ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस कह रही है कि भैया शुगर कैसे सॉल्वेंट होगी। तो ठीक है, कॉमन सेंस के साथ आप चले जाओ इस बार खाली, ठीक है। तो सोल्यूट डिसाइड नहीं करता, सोलवेंट डिसाइड करता है। तो आज के बाद कभी भी ये मत कहना कि सोल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, सोलवेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? है भाई सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है? डिसाइड्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा ये आपका डिसाइड करेगा सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट के अलावा जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो सोल्यूट है, ठीक है। सोल्यूट क्या है? जो सॉल्वेंट के अलावा कोई भी चीज़ प्रेजेंट है। किस कैसे लिखें इसको? सब्सटेंस प्रेजेंट, substance present in the solution other than solvent। तो आपको सॉल्वेंट पहचानना सीखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पास कोई गैसियस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन है। तो गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का तो नेचर वही होगा ना जो सोल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का? जो सॉल्वेंट का होगा सर। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन गैसियस नेचर का है तो यहाँ से मुझे एक बात पता लग गई बेटा कि मेरा जो सॉल्वेंट है वो किस नेचर का होगा? गैस। सॉल्वेंट किस नेचर का होगा? गैस। और सॉल्यूट सर? सॉल्यूट के बारे में तो हमने कुछ बोला ही नहीं। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन मुझे एक चीज श्योर हूं मैं, और ये बिल्कुल 100% श्योर हूं कि भैया अगर आपने कोई गैसियस सॉल्यूशन बोला ना तो मेरे पास सॉल्वेंट कैसा होगा? गैसियस होगा। सॉल्वेंट कैसा होगा? गैसियस होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं कोई लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर दूं, अगर हम ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर देते हैं, कोई सॉल्यूशन किस नेचर का है? लिक्विड नेचर का है। तो सॉल्यूशन का जो लिक्विड नेचर आया होगा वो कहाँ से आया होगा? वो सॉल्वेंट से आया होगा। यहाँ से मेरे लिए एक चीज़ क्लियर, ये सॉल्वेंट क्या होगा बेटा हमारा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। अच्छा सर इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट, है ना। सोल्यूट किस नेचर का होगा? सोल्यूट बेटा कुछ भी हो सकता है। सोल्यूट होने को लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, या गैसियस भी हो सकता है। सोल्यूट का नहीं पता हमें,
क्योंकि सोल्यूट थोड़ी डिसाइड कर रहा है। फिक्स क्या है हमारा कि भाई जो नेचर सॉल्यूशन का नेचर किसके नेचर के बराबर होगा, सॉल्वेंट के नेचर के। जो नेचर सॉल्वेंट का होगा वही नेचर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो स्टार मार्क करके ये बात लिख सकते हैं हम। जो मेरा नोमेनक्लेचर होगा, यहाँ सर नोमेनक्लेचर ये ऑर्गेनिक वाला नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे भैया। नोमेनक्लेचर मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ऐसे बात। नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट, वेरी गुड, सोलवेंट। सोलवेंट के बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, उसमें सॉल्वेंट कैसा होगा तुम्हारा, सॉलिड होगा। उसमें सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। क्लियर, क्लियर है। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और बड़े ध्यान से करना। देखो गैसियस सॉल्यूशन की बात की है। गैसियस सॉल्यूशन में मेरे को यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, है ना। और सॉल्यूट सर, सॉल्यूट बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। देखो सॉल्वेंट वाले टेबल में, इस गैसियस मिक्सचर में गैस गैस गैस, सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा, जब भी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस होगा। अब सॉल्यूट गैस, गैस के अंदर गैस भी मिक्स हो सकती है। सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड हो, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड हो। तो ये गैस इन गैस सॉल्यूशन हो गया, ये लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन हो गया, ये सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन होगा। और इसके आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का ये है, एनसीईआरटी खोलो और चेक कर लो। क्लियर है बेटा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें एमसीक्यू में डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, गैस इन गैस मिक्सचर। क्लोरोफॉर्म लिक्विड, नाइट्रोजन गैस, लिक्विड को गैस में मिक्स किया हुआ है। कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस कैसी है, गैसियस मिक्सचर है, तो ये क्या हो गया मेरा, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया, सॉल्यूट होगा। आपको क्या दिया था, आपको ऑप्शन दे देंगे वो, और इनमें से आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे कि कौन सा गैसियस सॉल्यूशन है, कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन है और कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बच्चे को डाउट आएगा सर एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा एनसीईआरटी का वो ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स डाउनलोड करो, और मतलब आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि डाउनलोड कर लो, क्योंकि एंड में आप ऐसे स्लाइड से नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना तो आपको बेटा अपने फिजिकल नोट से ही पड़ेगा, जो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं आपके सामने, क्लोरीन dissolved in water is an example of, क्लोरीन को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन, बी लिक्विड सॉल्यूशन, सी सॉलिड सॉल्यूशन, और डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कि हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो कैसा सॉल्यूशन ये बनेगा, जल्दी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दे दिया होगा, है ना। तो भैया देखो क्लोरीन को डिजोल्व किया है वाटर के अंदर। अब दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम डिजोल्व करते हैं वो क्या है, हमारा सोल्यूट है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्या है, सोल्यूट है। वाटर क्या हो गया मेरा, सोलवेंट हो गया। अब वाटर जो है वो किस स्टेट में आपको मिलेगा, लिक्विड। वाटर किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड। अगर मेरा सोलवेंट लिक्विड है, सोलवेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बताओ
क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो भैया सोल्यूट और सोलवेंट के आपको कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है? पहले ये चीज़ याद रखनी है कि सोलवेंट से हमारा सॉल्यूशन का नेचर पता चलता है, सोलवेंट डिसाइड करता है सॉल्यूशन का नेचर। हाँ, बाद में आप अपने सीबीएसई के लिए या जेई के लिए भी कह सकते हो कि सोलवेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कह सकते हैं हम इसको। क्लियर है? बोलो क्लियर है तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंसंट्रेशन टर्म। बहुत बच्चों को ये आती भी होंगी, बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत भी होगी, है ना भाई? क्या होता है क्या नहीं होता। चलो देखो, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। आपने ये 11th में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास कंसंट्रेशन, है ना, वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई ये सॉल्यूशन है, ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें एक क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्वेंट होगा प्लस सोल्यूट। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से। अच्छा, अब एक चीज मैं बता दूं, सोल्यूट को, सोल्यूट का कोई भी पैरामीटर हो, ठीक है, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं बेटा 1। देखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी कि सोल्यूट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? 1। हो सकता है आपके स्कूल में ए भी यूज कराया हो, ठीक है, जैसे अभी समझ नहीं आ रहा ना 1 कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेट ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूँ या मास ऑफ सोल्यूट, तो W1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट V1। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X1। या आपने A यूज किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सोलवेंट के लिए क्या यूज होगा बेटा? 2। जैसे अगर मैं N2 लिख रहा हूं, 2 का मतलब ये सोलवेंट के लिए बात हो रही है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। V2, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। W2, मास ऑफ सोलवेंट। Chi2 या X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। क्लियर हुआ? बताओ क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज। ठीक है, क्या है? मास परसेंटेज। देखो, मास बाय मास कंसंट्रेशन आपने 3 तरह के पढ़ी हुई है हमारे लिए। एक बार मैं इसको लिख देता हूं, मास बाय मास कंसंट्रेशन। मास कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हमारी कौन कौन सी होती हैं जिसमें हम मास यूज करेंगे? ठीक है, ये 3 टाइप की पढ़ी हुई है आपने। एक तो पढ़ी है मास परसेंटेज, एक क्या पढ़ी है? मास परसेंटेज। दूसरी क्या पढ़ी है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। और एक पढ़ी होगी 11th में, पार्ट्स पर बिलियन। एक पढ़ी होगी आपने पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी। ठीक है, और ये पीपीएम। क्लियर है ना? ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है। हमारा मेन फोकस यहां पे रहेगा मास परसेंटेज पे। हम किसको फोकस में लेके चलेंगे? मास परसेंटेज को हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मास परसेंटेज अगर आपको पता है तो आप पीपीएम भी निकाल सकते हो, पीपीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और पीपीबी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मास परसेंटेज पीपीएम होता है, पीपीएम जो होता है वो मास परसेंटेज इंटू 10⁴ होता है। ठीक है, और जो पीपीबी होता है वो मास परसेंटेज इंटू 10⁷ होता है। ठीक है, किसी बच्चे को नोट करना है, नोट कर लेना। वैसे तो एज सच इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में, फिर भी जिसको लगता है हाँ हमने कोई मतलब बिल्कुल भी एक चीज़ भी नहीं छोड़नी, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि मास कंसंट्रेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें ये तीनों काउंट होते हैं।
कन्वर्ट करना आ गया तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो एक नंबर में। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? चलो चलें अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने किस टर्म पे, मास परसेंटेज पे। अब मास परसेंटेज क्या होते हैं, है ना? एक तो इनकी डेफिनेशन याद करो बेटा, सारा का सारा खेलना डेफिनेशन पे ही है। और डेफिनेशन को याद करने का तरीका वो नहीं है कि इंग्लिश में तोते की तरह बोलते रहो, ठीक है? इंग्लिश में तोते की तरह नहीं आपको बोलते रहना। मास परसेंटेज क्या कहती है भैया, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मिला हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मिला हुआ है, बस बात खत्म। टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं? पहली बात तो कितनी क्वांटिटी में, ग्राम में, 100 ग्राम में। और दूसरी बात किस में, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में? सॉल्यूशन में। किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मास परसेंटेज है W/W परसेंटेज, ठीक है? W/W परसेंटेज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो इसमें हमने W1 ग्राम, अच्छा 1 लगाया, 1 किसके लिए? सोल्यूट के लिए। 1 किसके लिए? सोल्यूट के लिए। तो ये क्या है हमारा? सोल्यूट। W1 ग्राम हमने सोल्यूट डाला और इसमें W2 ग्राम क्या है? सोलवेंट है। W2 ग्राम क्या है? सोलवेंट है, ठीक है। अब अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है सोल्यूट की, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, आप सोलवेंट की भी निकाल सकते हो लेकिन हम ज़्यादा किस पे फोकस रहेंगे? सोल्यूट पे। तो भैया मास परसेंटेज क्या होती है? आपके मार्क्स की परसेंटेज क्या होती है ना? मार्क्स कितने आए? 500 में से 400 मार्क्स आए, कितने में से? 500 में से। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हो आप? 100। ये क्या है जो आपने ऑब्टेन किए हैं? ये क्या है? जो टोटल है। ऐसे ही करते हो ना, है ना भाई? 80% ऐसे ही बनेंगे। तो यहां पे भी सेम ही काम है, हमें किसकी निकालनी है? सोल्यूट की। तो मास कितना है? सोल्यूट का मास कितना है वो बता दो। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या आता है? टोटल। टोटल कितना मतलब? टोटल किस में होता है? सॉल्यूशन में। टोटल किस में होता है? सॉल्यूशन में। तो मास नीचे किसका आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया मास परसेंटेज का सोल्यूट की। अच्छा, सोलवेंट की निकालना चाहते हो तो ऊपर मास किसका कर देना? सोलवेंट का कर देना। क्लियर? अब अगर हम लिखें इसको मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है? W/W परसेंटेज। इसके निकाल रहे हैं सोल्यूट की, इसके निकाल रहे हैं सोल्यूट की। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा? W1। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? W1। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है भैया? सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन, सोल्यूशन होता है बेटा आपका सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास। सोल्यूट का मास W1, सोलवेंट का मास W2, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दिया हमने? 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा दिया? 100। तो ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया सिंपल सा। क्लियर है? बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक चीज़ तो ये, तो अभी हमने फॉर्मूला देख लिया, बड़ा सिंपल था। अब कहीं पे, है ना, अगर हम बोलें कि हमारे पास, देखो अब मैं कुछ ऐसे भी लिखा सकता है भाई, 5% W/W, 5% W/W सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो,
लिखा आ सकता है ना। अब इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है, इसको कैसे रीड किया जाता है, तो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कभी भी ऐसे लिखा हो x परसेंटेज W/W सॉल्यूशन, x परसेंटेज W/W सॉल्यूशन। तो जो ये पहले x लिखा होता है, ठीक है, ये देखो फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाओ, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका सोल्यूट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूट, मतलब सोल्यूट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। मास के लिए हम लगाते हैं ना, और मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। मतलब यहां पे सोल्यूट कितना प्रेजेंट है आपका, x ग्राम। सोल्यूट कितना प्रेजेंट है आपका, x ग्राम। तो इस इंफॉर्मेशन से पहली चीज मुझे क्या पता लगी, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू x ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट क्या आ गया, x ग्राम। और जो ये दूसरा है देखो, परसेंटेज को दूसरे से मिलाओ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा सॉल्यूशन। ये क्या बताएगा, सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से हमें क्या पता लगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। अब क्या रह गया, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और एक क्या रहता है, सोलवेंट। अगर हमें सोलवेंट का मास निकालना हो, मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो सॉल्यूशन प्लस सोल्यूट क्या था, सॉल्यूशन था, सॉरी, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या था, सॉल्यूशन था। तो यहां से सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका, सोलवेंट का मास आ जाएगा। क्लियर हुआ, बताओ ये चीज क्लियर है, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां से अब जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन भी करेंगे, चलो इसको हटाओ, एग्जांपल में लेते हैं 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ NaOH। W/W सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अगर यहां से हम इंफॉर्मेशन लिखें, तो फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट यहां पे कितना हो गया, 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 20 ग्राम। और सोल्यूट क्या है आपका, NaOH। सोल्यूट क्या है आपका, NaOH। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, सॉल्यूशन का मास ये बताएगा, परसेंटेज वाला दूसरा। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 ग्राम। तो सोल्यूट का मास कितना होगा, 100 माइनस 20, 80 ग्राम। अच्छा सर सोलवेंट है क्या, है भाई, सोलवेंट है क्या। जब कोई चीज़ मेंशन ना हो, तो उस केस में जो हमारा सोलवेंट होगा वो क्या होगा बेटा, वाटर। मोस्टली आप केमिस्ट्री जो पढ़ते हो उसके अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है ना, कि वाटर इज़ द यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर इज़ द यूनिवर्सल सोलवेंट, समझ आई। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं दी हुई, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बताया हुआ, तो आप क्या लेके चलोगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके चलोगे। क्लियर। अब एक चीज़, एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। जिसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। सबको फॉर्मूला पता है डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को आज के बाद डेंसिटी की तरह मत देखना, डेंसिटी को आप एक टूल की तरह यूज करोगे। डेंसिटी इज अ टूल टू कन्वर्ट मास एंड वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज की जाती है। जैसे यहां से अगर हम मास निकालें, मास क्या आएगा,
मास क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये मास किसका निकाल रहे हो, डेंसिटी भी उसी की पुट होगी। जैसे अगर मुझे मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो मैं डेंसिटी भी किसकी पुट करूंगा, सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी किसकी पुट करूंगा, सॉल्यूशन की। बच्चों के न्यूमेरिकल ना होने का सबसे बड़ा रीज़न कि वो पैरामीटर सही से नहीं पढ़ते, वो फॉर्मूले का रट्टा मारते हैं। बेटा फॉर्मूले का रट्टा मार के चलोगे तो आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे इस चैप्टर के, तो खासकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के। ठीक है, क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं। तो डेंसिटी को आप कैसे यूज करोगे, डेंसिटी इज अ टूल टू कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम और वाइस वर्सा। भैया मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए आप डेंसिटी का यूज़ करोगे। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि मास नहीं दिया हुआ है ना, और कोई पैरामीटर से आप निकाल भी नहीं पा रहे हो, तो आप डायरेक्टली किसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, आपका डेंसिटी की तरफ ध्यान जाना चाहिए कि क्या हमें डेंसिटी दी हुई है या नहीं। ठीक है, जैसे चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम of NaOH, 20 gram of NaOH is dissolved in 100 ग्राम of water। बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH। ठीक है, अब हमारा सोल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH हो गया। ठीक है, तो दिया कितना हुआ है, 20 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब मास दिया हुआ है सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट को हम किससे लिखते हैं, W1 से। ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई, 20 ग्राम। अब ये क्या है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या होगा बेटा, आपका सॉल्यूशन होगा, नहीं, वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा। वाटर क्या होगा, सोलवेंट। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है किसका, सोलवेंट का, मास ऑफ सोलवेंट W2 कितना, 100 ग्राम। हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ NaOH। तो भाई मास परसेंटेज ऑफ NaOH का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ NaOH है ना, चलो उसमें लिखते हैं, मास ऑफ NaOH W1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, W1 प्लस W2। तो हमें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, दिया नहीं हुआ डायरेक्ट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे भाई। कितना आएगा, 20 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 120 ग्राम। और यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, मास ऑफ सोल्यूट 20, सॉल्यूशन का 120 इंटू 100 इंटू 100। तो अगर आप इसको अब सोल्व करोगे तो ये 10 6 है ना, 100/6, तो लगभग कितना आ गया ये, 16.66% या 67%। तो मास परसेंटेज NaOH की कितनी आई, 16.66%। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा अलग हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 20 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है, ml में क्या गिवन होता है बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर। भैया इस टेम्परेचर पे हमने मिक्स किया। NaOH हमारा क्या है, सोल्यूट है, तो सोल्यूट का तो मास दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट को हम किससे लिखते हैं, W1 से। कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम।
ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन क्या दी हुई है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी हुई है, 100 ml। बट फॉर्मूला क्या कहता है, मास परसेंटेज का हमें अगर निकालना है NaOH का, तो मास ऑफ NaOH, मास किसका होता है, NaOH का, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला। तो है ना। अब यहाँ पे आपको दिक्कत समझ आ गई, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है। अब वॉल्यूम को अगर मुझे मास में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने पढ़ा था कि डेंसिटी एक टूल होता है हमारा। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू M/V होता है। तो यहाँ से मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे किसकी निकालनी है हमें, सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी भी किसकी चाहिए, सॉल्यूशन की। मीन्स हमें इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसकी डेंसिटी सर, अब बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, भैया किसका मास निकालना है, सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी किसकी चाहिए, सॉल्यूशन की चाहिए, इनटू वॉल्यूम किसकी सर, हाँ भाई वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम भी किसकी चाहिए, सॉल्यूशन की चाहिए, क्योंकि मास किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, तो ये दोनों पैरामीटर भी किसके होने चाहिए, सॉल्यूशन के होने चाहिए। क्लियर। अब डेंसिटी दी है, हाँ दी है, देखो, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो बेटा ये क्या होगा, 10 आएगा, कितना आया 120, क्या 120, क्या देखो ml से ml कैंसिल होगा, क्या बचा, ग्राम बचा। अब बच्चे यूनिट में कंफ्यूज होते हैं कि सर यूनिट क्या आएगी, देख लो ना यार, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ग्राम बचेगा, क्या बचेगा, ग्राम बचेगा, तो बस ग्राम में आ गया। क्लियर है, बताओ क्लियर है। अब तो सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है, क्या था हमारा फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ NaOH इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। तो W1 कितना है 20, W1 प्लस W2 क्या आया 120 इंटू 100, सेम 16.67%। क्लियर, बताओ चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, डेंसिटी का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पैरामीटर पुट करते हैं, वो चीज़ आपको पता लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। 20% W/W solution of NaOH is mixed with 10% W/W solution of NaOH. Calculate the mass of NaOH in resultant solution. तो भैया हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, NaOH के ही हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन हैं। जैसे मतलब एक ये सॉल्यूशन है 20% W/W NaOH, एक हमारे पास ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10% W/W NaOH, और कह रहे हैं कैलकुलेट द, इनको मिक्स कर दिया है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना होगा, इन दोनों का मिक्स करोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ही बनेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर हमें मास परसेंटेज निकालनी है NaOH की। ये जो सॉल्यूशन बना इसमें मास परसेंटेज कितनी है NaOH की, हमें ये निकालनी है। अब देखो 20% W/W, पढ़ना सिखाया है। 20 पहले वाला क्या बताता है, सोल्यूट, है ना। तो मतलब पहले यहाँ पे मास
सोल्यूट का NaOH का कितना है 20 ग्राम, और मास सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन का कितना है भाई, ये परसेंटेज क्या बता रही है, सॉल्यूशन का कितना परसेंट, 100 ग्राम। ऐसे ही सेकंड वाले में मास NaOH का कितना है 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का कितना हो गया 100 ग्राम। जब इन दोनों को आप यहाँ पे मिक्स करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे मास NaOH का कितना हो जाएगा भैया, 20 ग्राम में 10 ग्राम ऐड कर दिया तो मास कितना हो गया यहाँ पे टोटल 30 ग्राम। और मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ये था, 100 ग्राम ये था, तो टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम में 100 ग्राम ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया 200 ग्राम। बताओ ये चीज़ समझ आई या नहीं आई। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, तो अब हमें यहीं पे तो निकालना है मास परसेंटेज NaOH की, है भाई, हमें तो यहीं पे निकालनी है ना मास परसेंटेज NaOH की। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जो सर फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो NaOH का मास कितना है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में निकालना है, ये हमारा क्या है रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा क्या है रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जब इसको X में मिक्स किया तो हमारा ये बना, ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 30 ग्राम है और मास कितना है सॉल्यूशन का 200 ग्राम। तो वैल्यू पुट करो 30/200 इंटू 100 कितना आ गया ये 15%, कितना आ गया 15%। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कितना है 15%। देखो पहले वाले में कितना था 20%, दूसरे में 10%, और रिजल्टेंट जो आया उसमें कितना आया 15%। क्लियर है। तो आप ये तीनों टाइप के मिक्स करने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसमें डायरेक्ट डाटा गिवन है, और डेंसिटी वाले भी कर सकते हो। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, जो आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे किया जाएगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, पूरे के पूरे जो 10 चैप्टर हैं यहीं पे आपको सारे कराए जाएंगे। बोर्ड के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर यहाँ पे सोल्व होंगे, सब कुछ होगा आपका यहाँ पे। टेस्ट भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आप डाउनलोड करो, टेस्ट लगाना, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। क्लियर। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। NCERT भी पूरी डिस्कस की जाएगी, एक एक क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा NCERT का, और वो लेक्चर्स के बीच में ही हो जाएगा। जो बच जाएंगे उसको अलग से सेशन में लेके कर देंगे। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी वो वाली डेफिनेशन चल जाएगी भैया, सोल्यूट जो है वो कम प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो 22 ग्राम बेंजीन को डिजोल्व किया है, जिसको डिजोल्व किया जाता है वो क्या होता है सोल्यूट, जिसमें डिजोल्व किया जाता है वो क्या होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट है ना, सोल्यूट क्या है हमारा बेंजीन, और सोल्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं W1, कितना दिया हुआ है 22 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो हमारा क्या है सॉल्वेंट W2, कितना दिया हुआ है 122 ग्राम। सोल्यूट सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। पहली चीज़ तो यही लिख ला करो, जो जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में वो हमारे पास हैं या नहीं है, नहीं है तो निकाल लो सबसे पहले। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 144 ग्राम। अब हमें जिसका भी निकालना है, जैसे यहाँ पे दोनों का ही बोला हुआ है मास परसेंटेज
मास परसेंटेज बेंजीन की, क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। तो ये क्या आएगा, 22 अपॉन 144 इंटू 100। सोल्व करके वैल्यू लिख लेना भाई, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो मास ऑफ CCl4 W2 अपॉन W1 प्लस W2 ऐसे आएगा। ये क्या आएगा, 122 अपॉन 144 इंटू 100। अच्छा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे बेटा, टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। दो ही तो सॉल्यूशन है, या तो सोल्व कर लो या फिर ऐसे निकाल दो, ठीक है भैया। आपने सॉल्यूशन बनाया, एक इसमें क्या डाला, बेंजीन डाला, ठीक है। आपने इसमें क्या डाला हुआ है, बेंजीन डाला है, और एक इसमें क्या डाला हुआ है, CCl4 डाला हुआ है। तो ये दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों के कारण 100% ही बनेगा। टोटल परसेंटेज तो कितनी होगी, 100 होगी। अगर 100 में से हम मान लेते हैं ये 15% है, कितना है, 15% है। अगर 15% तुम्हारा बेंजीन है, तो बाकी का 85% क्या होगा, CCl4 होगा। ऐसे ही होगा ना। तो इसको आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी निकाल सकते हो। भैया टोटल परसेंटेज हमारी 100 होती है, 100 में से बेंजीन का माइनस कर दो, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं। क्लियर। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और चैनल को बने रहो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने मास परसेंटेज पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते चलेंगे। सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, 100% गारंटी देता हूँ। कोई क्वेश्चन यहाँ से मतलब आपका गलत नहीं होगा। सारे न्यूमेरिकल, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना न्यूमेरिकल में, तो भैया इस चैनल पे बने रहना, इतने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि आप न्यूमेरिकल देख के खुश होगे कि हाँ न्यूमेरिकल आ गया तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।